चलिए, तो शीशा प्रोग्रामिंग का जो मेन पर्पस है वो डेवलपिंग टूल के हिसाब से है। अब डेवलपिंग टूल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने शुरू के सेमेस्टर में देखा होगा कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपने सीखी होगी, ठीक है। तो उसका मेन पर्पस क्या था कि आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ था और उसी प्रोग्राम के थ्रू आप नया प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे लॉजिक को सोचते हुए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं करना है। ये शीशा प्रोग्रामिंग के अंदर में आपको एक नया छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? यस एनीवन? सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? यस अभिषेक? अभिषेक आर यू देयर? कैलाश? हाँ, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सर एप्लीकेशन जो कोई भी डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन पे रन हो सके। ओके, और हार्डवेयर? जिसमें हम सॉफ्टवेयर रन करते हैं मशीन्स। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर में आप सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकते हो उसके बारे में सीखना है। सो बोल सकते हैं कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग का बेस लेते हुए आपको पूरा सॉफ्टवेयर का डेवलपिंग करना है। सो शुरू करते हैं हम सी शार्प के बारे में, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लेते हैं सी के एक्चुअली में ये डॉट नेट टेक्नोलॉजी है क्या। सो इट्स अ प्रोनाउंस एज अ डॉट नेट और ये एक सॉफ्टवेयर का फ्रेमवर्क है जिसका डेवलपिंग माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। सो अल्टीमेटली बोल सकते हैं ना कि ये माइक्रोसॉफ्ट की खुद की प्रोडक्ट है। अभी तक हमने देखा सी, देखा सी प्लस प्लस सीखा जो टर्बो सी के अंदर में काम कर रहे थे। यहाँ पे जब भी आप डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करोगे तो वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर में आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। It is used for building a window based, web based and mobile based application. देखो यहाँ पे आप तीन टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। एक सबसे फर्स्ट होती है विंडो बेस्ड, सेकंड होती है वेब बेस्ड एंड थर्ड होती है मोबाइल बेस्ड। विंडो बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना वो एक्चुअली इट्स अ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जो आप ये सेमेस्टर में सीखने वाले हो। वेब बेस्ड का मतलब होता है आपको वेबसाइट का डेवलपिंग करना है डॉट नेट की टेक्नोलॉजी के अंदर में, जिसके अंदर में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखोगे इन एएसपी डॉट नेट के अंदर में। एंड लास्ट में है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको मोबाइल की एप्स क्रिएट करनी है। जैसे अभी मोबाइल के एप्स के लिए सबसे फेमस कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल की एप्स क्रिएट करने के लिए सबसे फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है अभी? सॉफ्टवेयर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। अभी रिसेंटली मतलब कि एप्लीकेशन यूज करने के लिए या फिर बनाने यूज एप्लीकेशन करने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस। किसी का आंसर आया हुआ है एंड्रॉइड करके आया हुआ है। तो वही तो बोला एंड्रॉइड और आईओएस यूज करने के लिए और बनाने के लिए विंडोज। बनाने के लिए विंडोज है? नहीं, तो विंडोज पूरा सेपरेट एंटिटी है, आईओएस अलग सेपरेट एंटिटी है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि विंडोज पे हम बना सकते हैं और मोबाइल में रन कर सकते हैं ऐसा बोल ओके चलो ठीक है। बेसिकली वो तीन चीज है, विंडोज, आईओएस और एंड्रॉइड। एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना उसके अंदर में जितनी भी एप्स रनिंग चल रही है इट्स ऑल आर एंड्रॉइड बेस्ड। दैट मीन्स के कहीं ना कहीं एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग के अंदर में उसका डेवलपिंग किया हुआ है, ठीक है। सेम वैसे यदि आप लोग आईफोन यूज कर रहे हो
आईफोन यूज करोगे तो वहां पे iOS आती है, ओएस। सो मतलब iOS ओएस के अंदर में उसका पूरा डेवलपिंग किया हुआ है। सेम वे से यदि आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जैसे बहुत पहले नोकिया के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट का ओएस चल रहा था, अभी भी कुछ कुछ जगह पे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ मॉडल्स के अंदर में अभी भी माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रही है। तो वहां पे यदि आपको मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उस केस में आपको .NET टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। क्लियर? इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट रन्स ऑन अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बेसिकली विंडोज भी किसकी प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, और जो हम विजुअल स्टूडियो यूज करने वाले जो .NET टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। सो अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सारी प्रोडक्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डेवलप की है, सारी की सारी प्रोडक्ट। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज एक्चुअली दिस माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क, उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अगेन इसका माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने डेवलप किया हुआ है, पूरा प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है कि जहां से आप आपका खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। इट्स अ फ्रेमवर्क मींस दैट यू कैन क्रिएट एप्लीकेशन विच वुड बी रन ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। अल्टीमेटली ये उसकी एक पॉलिसी है, क्योंकि यदि उसके पास अपना खुद का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डेफिनेटली वो अपनी प्रोडक्ट भी उसी फॉर्म में डेवलप करेगा कि वो विंडोज के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वर्क करे, बाकी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क ना करे। इसी पर्पज से उन्होंने यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि उसका फ्रेमवर्क का डेवलपिंग भी उन्होंने इसी फॉर्म में किया हुआ है। और जो सबसे फर्स्ट वर्जन था .NET का फ्रेमवर्क का, जिसका रिलीज हुआ था 2002 के अंदर में, जो .NET फ्रेमवर्क 1.0 के नाम से आइडेंटिफाई हुआ था, और अभी जो वर्क कर रहे हैं वो नियर अबाउट 4.5 और 5.0 के पास पहुंच चुका है .NET का फ्रेमवर्क करंटली अभी। Then it is used to create both form based and web based application। जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया ना लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे तो तीन तरीके से आप यूज कर सकते हो, विंडो बेस्ड, वेब बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड। सो विंडो बेस्ड होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्म बेस्ड, और जो वेबसाइट बेस्ड होता है इट्स नोन एज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क। मेरी स्पीड परफेक्ट है या फिर स्लो जाऊं? हाँ, मेरी स्पीड परफेक्ट है या अभी भी मैं स्लो या जाऊं? परफेक्ट है ना? हाँ, चलो नाउ बेनिफिट्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है लेस कोडिंग एंड इंक्रीज्ड रीयूज ऑफ कोड। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप मेरे को जस्ट इतना बताओ कि यदि आपको ऐसा बोला जाए सी या C++ के प्रोग्रामिंग के अंदर में कि मुझे 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? ये आपको डेफिनेशन दी है कि 2 नंबर है, 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, जो भी आपको ठीक लगे C++ उसके अंदर में आप कोडिंग करके आउटपुट जनरेट करो, तो आप क्या करोगे? हाँ, एलसीफ का यूज करेंगे तो हो जाएगा, सीधा एलसीफ से हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर पाइथन का यूज करें तो numpy का यूज कर देंगे। पाइथन मुझे पाइथन नहीं आता है। अच्छा, हाँ, अभी हम C++ ही चल रहे हैं मतलब। तो अच्छा, अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, C++ में यदि आपको बोला जाए तो 2 नंबर, सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, 2 वेरिएबल में 2 वैल्यू डालोगे, 2 वैल्यू को फिर आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे। जैसे कंपेयर करोगे, जैसे कंपेयर करोगे आपको एक रिजल्टेड आउटपुट मिलेगा, विच इज योर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। लेकिन ये सब में आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए आपको इंडिविजुअली लाइन का इंस्ट्रक्शन कोड लिखना है, राइट? ठीक है ना? यस सर। लेकिन यहां पे क्या होगा डॉट नेट में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, 70 to 75% का कोडिंग डॉट नेट खुद कर लेगा। सो बाकी जो रिमेनिंग है आपके पास बचा हुआ 30 to 25%, वो फिर आपको कोड करना है। और इसीलिए सब डॉट नेट सबसे फेमस है अभी, और पॉपुलर भी है इतना मार्केट में, क्योंकि वहां पे बहुत ही लेस कोडिंग करना है। और लेस कोडिंग के अंदर में भी काफी हद तक तो वो हेल्प करेगा आपको कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। सो नंबर आपको आपका बोल सकते हैं ना कि आपको लॉजिक इंप्लीमेंट ही नहीं करना है, यहाँ पे काफी हद तक वो आपको ही सपोर्ट करेगा। इसलिए लिखा हुआ है लेस कोडिंग एंड इंक्रीज रीयूज ऑफ द कोड। ठीक है। सेकंड लिखा है डिप्लॉयमेंट। यस, डिप्लॉयमेंट का मतलब किसी को पता है? व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? अपलोड करना? नो, इट्स अपलोडिंग। और कोई डिप्लॉयमेंट? प्रस्तावित करना, हाँ, प्रस्तावित करना। कहाँ पे? मतलब कोड के अंदर। कोड के अंदर में। हाँ, बोलते हैं ना कि हम कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं। हाँ, चलो मैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बारे में। हम सारे टॉपिक वही डिस्कस करेंगे जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। जैसे फॉर एग्जांपल सी का प्रोग्राम है, ठीक है, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। अभी मैक्सिमम नंबर जो मुझे फाइंड करना है वो प्रोग्राम सपोज मैंने कॉलेज के डेस्कटॉप पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी वही प्रोग्राम मुझे घर पे ले जाना है, और घर पे मैं ले भी गया, तो क्या घर पे ले जाने के बाद वो प्रोग्राम सीधा रन हो जाएगा, या मुझे क्या करना पड़ेगा? यस चांदनी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कॉलेज से सीखा प्रोग्राम मैंने घर पे ले गया। अब घर पे जाके क्या वो सेम प्रोग्राम वापस से रन हो जाएगा प्रॉपरली? सॉफ्टवेयर सी, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? सी का जिसमें आपने वो कोड लिखा है, ओके, टर्बो सी चाहिए मतलब? या फिर कोई भी सी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके, मतलब उसको एडिटर चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। सर्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो अब देखो, ये चीज हुई सी के हिसाब से, ठीक है। अब डॉट नेट में क्या होता है कि यदि डॉट नेट में आपने कोई एक एप्लीकेशन छोटी सी डेवलप कर दी सी या अरे सॉरी एएसपी के अंदर में, या सी शार्प के अंदर में, या वीबी डॉट नेट के अंदर में, यदि वो एप्लीकेशंस को आपको कहीं पे भी ट्रांसफर करना है, तो उस केसेस के अंदर में आपको पूरा एडिटर की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डॉट नेट टेक्नोलॉजी का। और डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक बार डॉट नेट की एप्लीकेशंस को आप वन टाइम कंपाइल कर दोगे, उसके बाद उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप किसी भी सिस्टम में जाके रन करो, वो परफेक्टली रन हो जाएगी विदाउट एनी एरर। जो चीज आपको सी सी प्लस प्लस में जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है ना कि आपको टर्बो सी चाहिए, एडिटर चाहिए, उसके बिना आप उसको रन नहीं कर सकते हो, वो इश्यूज यहाँ पे नहीं है। क्लियर? विच इज एक्चुअली अ डिप्लॉयमेंट यहाँ पे। और ये डिप्लॉयमेंट वैसे देखा जाए तो बोल सकते हैं कि यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉलेशन करना है सिस्टम के अंदर में, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक सेटअप फाइल चाहिए, चाहिए ना, उसके बाद ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो जो सेटअप फाइल है विच इज एक्चुअली योर डिप्लॉयमेंट फाइल। तो ये एक्चुअली डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है। सो अल्टीमेटली लास्ट में आप आपका जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी भी सेटअप फाइल खुद से क्रिएट कर सकते हो, विच इज द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्लियर? आ गया समझ में डिप्लॉयमेंट का मतलब? सब सो गए क्या? यस सर।
हाँ, चलो नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। चलो रिलायबिलिटी का मतलब अब आप बताओ, ये सारे वर्ड काफी कुछ सुने हुए हैं आप लोगों ने। रिलायबिलिटी, सॉरी, ट्रस्टवर्दी। दैट मीन्स कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो कहीं पे भी आपका डेटा कहीं इलीगल फॉर्म में ट्रैवलिंग नहीं करवाएगा, विच इज अ रिलायबिलिटी। देन सिक्योरिटी, ये आपको सिक्योर डेटा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे जो ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी एप्लीकेशंस विजिबल होगी। अब कहीं ना कहीं ऐसे भी यूजर्स अवेलेबल होंगे लाइक हैकर टाइप, जो आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहेंगे। सो कहीं से आपका डेटा लॉस ना हो या ट्रैपिंग ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी भी चाहिए, और उसकी फैसिलिटी भी .NET आपको प्रोवाइड कर रहा है, सो इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। देन यूज फॉर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, दैट मीन्स इट्स नोन एज अ वेब सर्विसेज। ठीक है, अब वेब सर्विसेज का मतलब क्या होता है मैं उसके बारे में फर्स्ट बताता हूँ। जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप देखा ना? हेलो, हाँ, उसका क्या यूज होता है? क्या करता है गूगल मैप? नेविगेशन के लिए होता है। घूमने गए और फंस गए, तब कैसे आप बाहर निकल सकते हो, तो उसका पूरा आपको नेविगेशन पाथ के थ्रू आपको रास्ता बताएगा वो नेविगेशन वाला। ठीक है, यदि आप लोग सर्फिंग करते होगे तो काफी कुछ वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि जो एक लिंक अवेलेबल होती है कॉन्टेक्ट अस की, देखा है ना? उस कॉन्टेक्ट अस के अंदर में बॉटम साइड पे देखोगे ना, तो आपको पूरा गूगल मैप का पाथ बताएंगे कि आप आपके करंट लोकेशन से हमारे पास कैसे रीच हो सकते हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हमारी नर्मदा कॉलेज के बारे में बनाते हैं वेबसाइट, तो कॉन्टेक्ट अस में हम जो लोकेशन बताएंगे ना, वहां पे हमारा वो जाडेश्वर का पूरा लोकेशन बताएगा। तो जैसे वो बंदा मैप ऑन करेगा, वहां से सीधा हमारे कॉलेज तक वो रीच हो सकता है। तो क्या नर्मदा कॉलेज ने खुद ने अपनी वेबसाइट बनाई वो, या फिर गूगल मैप का कोडिंग किया? नहीं, हमने कहीं पे हमारा खुद का कोडिंग नहीं किया हुआ है, हमने जस्ट यूज क्या किया हुआ है, गूगल का उसका खुद का कोड। दैट मीन्स कि किसी थर्ड पर्सन का कोडिंग आप आपकी एप्लीकेशन में अटैच कर रहे हो, विच इज द एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ वेब सर्विस। क्लियर? आ गया समझ में? हाँ, उसका मतलब ये होता है कि किसी का भी कोड आप कहीं से भी उठाओ और वो वाले कोड को आप आपकी एप्लीकेशन में अटैच कर दो, और आपकी एप्लीकेशन में परफेक्टली स्मूथली वो काम करेगा, विच इज द एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ वेब सर्विस। क्लियर? चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। इंटीग्रेशन विथ लेगेसी सिस्टम, that means it's a processes all types of XML documents and write any format of file। ये उसमें से एक वर्ड आपने सुना होगा XML, सुना है ना? सुना है? एनीवन? XML? यस स्वाति? नहीं सुना है सर। HTML सुना है? हाँ सर। व्हाट इज दिस HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें क्या होता है? सर उसमें हम वो पेज का वो बनाते हैं। फ्रेमवर्क बनाते हैं पेज का। हाँ, पेज का फ्रेमवर्क बनाने में यूज होता है। ओके, मतलब कोई सिंपल सी HTML डेवलप करनी है तो HTML के टैग से आप बना सकते हो, ठीक है ना? स्केलेटन बनाने के लिए होता है पेज का। हाँ, तो उसमें जितने भी टैग दिए हुए हैं, HTML है, हेड है, बॉडी है, ये सारे टैग प्री डिफाइंड है, हम किसी भी टैग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है,
वो जितने भी टैग अवेलेबल है वही टैग को हमको रीयूज करना है और हमारी एप्लीकेशंस को डेवलप करना है। लेकिन XML में क्या होता है कि आप चाहो तो आपका खुद का नाम का या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूजर डिफाइंड टैग क्रिएट कर सकते हो। यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है XML का ओवर टू HTML का। क्लियर? सो यहाँ पे XML के बारे में भी फैसिलिटी अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और आप किसी भी फॉर्मेट की फाइल के डेटा को भी रीड कर सकते हो। कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे कि वो कहाँ पे डेवलप हुआ है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो क्या मेरा व्हाट्सएप का मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आएगा? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनसुफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल है, तो क्या आपका कोई भी मैसेज या कोई भी डेटा, कोई फाइल आपके मोबाइल के अंदर में रिसाइड कर सकती है? नहीं होगी ना। सिस्टम आपको तुरंत ऑन दी स्पॉट मैसेज प्रोवाइड करेगा, इनसुफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल। दैट मीन्स के आपके पास जितना मेमोरी अवेलेबल था सारी मेमोरी यूज हो चुकी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डेटा ऐसा है जो यूजलेस है, और वो डेटा को फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा, और जैसे रिमूव करोगे फिर आपका नया डेटा स्टोर हो सकता है वहां पे। ठीक है। सो उस केसेस के अंदर में क्या होता है कि यदि आपकी एप्लीकेशन डॉटनेट बेस्ड है, तो डॉटनेट के केसेस के अंदर में कभी भी मेमोरी इनसुफिशिएंट मेमोरी का मैसेज ही नहीं आएगा, क्योंकि डॉटनेट का फ्रेमवर्क खुद सब मेंटेन कर लेगा। जैसे उसको लगेगा कि हाँ एप्लीकेशन को रन होने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए और मेमोरी अवेलेबल नहीं हो रही है, तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से डेटा को फाइंड करेगा कि कौन सा ऐसा डेटा है जो काफी टाइम से आइडल पड़ा हुआ है, आइडल डेटा को फिर वो मेमोरी में से रिलीज कर देगा, और जितनी मेमोरी फ्री होगी उतनी भी मेमोरी को फिर नए डेटा के लिए वो रिजर्व कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। कहीं पे भी यूजर का इंटरेक्शन नहीं आएगा कि मेमोरी आपकी कम हो रही है। क्लियर? इसके बाद है एक्सटेंसिव क्लास लाइब्रेरी। दैट मीन्स के यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट क्लास की लाइब्रेरी अवेलेबल है। सो आपको कभी भी किसी भी टाइप की एप्लीकेशन डेवलप करनी है डॉटनेट के अंदर में, इनबिल्ट क्लास का जस्ट रेफरेंस यूज करोगे तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपकी वहां पे डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद लिखा है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटीज एंड क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। ये दोनों का लेना देना एक दूसरे के साथ है। डॉटनेट के फ्रेमवर्क का यदि सबसे बेस्ट फीचर्स बोला जाए ना, तो ये सबसे लास्ट दो वाले। उसमें ऐसा है कि डॉटनेट करंटली नियर अबाउट 18 लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रहा है। कितनी लैंग्वेजेस? कितनी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है डॉटनेट? 18। सो 18 लैंग्वेज के अंदर में सी भी है, सी शार्प भी है, VB डॉटनेट भी है, J शार्प भी है, हाँ ASP डॉटनेट भी अवेलेबल है। सो जिस लैंग्वेज में आपका एक्सपर्टाइज है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हो। कोई इश्यूज नहीं है कि आप किस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रहे हो। और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटीज। मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर में आप कोडिंग कर सकते हो जिसमें आप माहिर हो। आपको जरूरत नहीं है कि नहीं डॉटनेट की लैंग्वेज को ही फॉलो करना है। जैसे हम सी में काम कर रहे हैं तो हमको सी की लैंग्वेज को ही फॉलो करना है, C++ की लैंग्वेज को ही फॉलो करना है। यदि हम HTML में जाएंगे तो HTML को ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। कहीं पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो फैसिलिटी आपको मिल रही है वो इधर डॉटनेट के अंदर में मिल रही है। सो नियर अबाउट 18 में से आप कोई भी एक लैंग्वेज के अंदर में, प्रोग्रामिंग के अंदर में काम कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज मैंने 18 लैंग्वेज में से 3 लैंग्वेज सिलेक्ट की, लेट्स से सी किया, सी शार्प किया और VB किया। ठीक है। तीनों डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो तीनों डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने एक जो लास्ट फीचर्स लिखा है वो है क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन।
दैट मीन्स कि आप किसी भी क्रॉस लैंग्वेजेस के अंदर में काम करोगे, वहां पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी VB.NET का फ्रेमवर्क ले लेगा। आपको जस्ट आपको कोडिंग करते जाना है और वो अपने आप उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे लैंग्वेज का कोड जनरेट करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी .NET का फ्रेमवर्क खुद लेगा। क्लियर? सो इतने बेनिफिट्स अवेलेबल है, लेस कोडिंग, डिप्लॉयमेंट, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, यूज ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, दैट मींस इट्स अ वेब सर्विसेज, जिसके अंदर में मैंने गूगल मैप का आपको एग्जांपल बताया। देन इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम, जहां पे XML डॉक्यूमेंट्स एंड डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के बारे में है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जहां पे मैंने आपको इनसफिशिएंट मेमोरी वाली एरर बताई। देन एक्सटेंसिव क्लास लाइब्रेरी मेमोरी, देन लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटीज एंड क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ .NET। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी एक्सटर्नल एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में यदि कुछ पूछने लायक है तो ये वाला टॉपिक, तो काफी हद से ट्रिक करके भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ .NET, या फिर व्हाट इज द लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ .NET, या फिर व्हाट आर द से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर्किटेक्चर ऑफ द .NET। सबका मतलब एक ही है। आपको जस्ट जो आपको फिगर दिख रही है ना, ये फिगर को याद रखना है। इस फिगर के अंदर में सारे लेयर्ड वाइज डिफरेंट कंपोनेंट अवेलेबल है। सबसे बॉटम पे हम शुरू करते हैं ओएस के बारे में। इट स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये आर्किटेक्चर को आप डेवलप करने की ट्राई कर रहे हो, विच इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके ऊपर है CLR, इट स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये क्या होता है और किस पर्पस के लिए होता है। उसके ऊपर लेयर पे जाते हैं तो यहाँ पे है बेस क्लास लाइब्रेरी, देन ADO.NET एंड XML, जहाँ पे आपको .NET की एप्लीकेशन और डेटाबेस की एप्लीकेशन दोनों को मर्ज करके काम करना होगा। उस केसेस में आपको ये वाला सेक्शन चाहिए, ADO.NET एंड XML। फिर ऊपर जाते हैं तो दो सेपरेट सेक्शन बन गए, विंडोज के बारे में विंडोज फॉर्म्स एंड वेब बेस के लिए ASP.NET। उसके ऊपर जाएंगे तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है CLS, एंड लास्ट में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जो मैंने आपको बताई थी नियर अबाउट 18 लैंग्वेजेस। यहाँ पे जस्ट 4 लिखी है, बाकी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है इसके अंदर में, जो VB.NET है, C++ है, C# है, J# है, ऐसी बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल है एट अपर लेयर के ऊपर। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट के पास। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज एक्चुअली CLR, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो केयरफुली रीड भी करिएगा और केयरफुली सुनिएगा भी। आपकी एग्जाम में 100% गारंटी इसका क्वेश्चन आएगा कंफर्म। सो फर्स्ट, व्हाट इज CLR, इट स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इट्स नोन एज अ CLR। What is this, और बोल सकते हैं कि what is actually the purpose of CLR? So it's providing a runtime environment in which managed code is executed. Now what is this managed code? जो यहाँ पे वर्ड आया managed code, ठीक है। managed code का मतलब ये होता है कि वो वाला कोड प्रोग्रामिंग का जो CPU डायरेक्टली कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। दैट मीन्स के प्रोग्रामिंग का वो वाला कोड जो आपका सबसे फर्स्ट कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद आपको कोड जनरेट करके मिल रहा है, और .NET में उस कोड को एक स्पेशल नाम प्रोवाइड किया हुआ है, इट्स नोन एज अ MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। ओके, ठीक है यहां तक। सब प्रेजेंट है या सो गए? यस, ओके, रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, MSIL कोड, इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। उसके बाद
CLR reads an assembly and compiles it into a native instruction set of processes via GIT compiler, which is a prior executions. ठीक है, सो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि ना कि जो CLR का जो मेन पर्पस देखा जाए तो दो है. एक, वो आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. सेकंड, वो मैनेज कोड जनरेट कर रहा है और वो मैनेज कोड को वापस से कैसे नेटिव कोड में जनरेट करना है उसके बारे में भी वो पूरा प्रोसेस बता रहा है, जो डायग्राम वाइज यहाँ पे बताया हुआ है. देखो, ठीक है. हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए मैं डायग्राम के ऊपर मूव हो गया. देखो, अपर लेयर पे जो आपको दिखते हैं सारे लैंग्वेजेस दिख रही है, VB.NET, C#, J#, ठीक है. जैसे मैंने आपको अर्लियर में बताया कि 18 लैंग्वेजेस अवेलेबल है. अब 18 में से आप कोई भी लैंग्वेज का सिलेक्शन करोगे तो वो लैंग्वेज आपकी अपर लेयर पे होती है. क्लियर? नाउ यदि हम सी की साइड से सबसे फर्स्ट मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली सी के अंदर में क्या होता है. कि सी के अंदर में यदि मैं कोई प्रोग्राम डेवलप करता हूं तो सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंपाइल करना पड़ेगा, राइट. जैसे मैं कंपाइल करता हूं उस कोड का उसने कंपाइलेशन कोड जनरेट कर दिया बैकग्राउंड के अंदर में, और फिर मैं उसको वापस से एग्जीक्यूट कर रहा हूं. दैट मीन्स कि जो कोड कंपाइल हुआ है उसी कोड को फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू आपका. ठीक है, उसी ये प्रोसेस आप अभी तक फॉलो कर रहे हो सी और सी प्लस प्लस के अंदर में. नाउ डॉटनेट में क्या होता है कि डॉटनेट के अंदर में यदि मैंने सबसे फर्स्ट एक लैंग्वेज मैंने VB.NET सिलेक्ट की, सेकंड वाले ने C# सिलेक्ट किया और थर्ड वाले ने कुछ J# सिलेक्ट किया, तीनों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस सिलेक्ट किए. अब मैं जैसे उसको फर्स्ट टाइम कंपाइल कर रहा हूं ना तो मुझे एक स्पेशल कोड मिलता है, इट्स नोन एज अ MSIL कोड. क्लियर? विच इज अ माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड. क्लियर यहां तक का? तो मैं आगे जाऊं. सो मतलब अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि MSIL कोड वो आपका वन टाइप का बाइनरी कोड ही है जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जस्ट सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा. ठीक है, अभी भी देखो कि कंपाइल होने के बाद अगेन उसके पास सेकंड कंपाइलेशन प्रोसेस भी है, इट्स नोन एज अ GIT कंपाइलर. और वो GIT कंपाइलर वापस से MSIL कोड को सेकंड टाइम कंपाइल करेगा और एक और नया कोड जनरेट करेगा, इट्स नोन एज अ नेटिव कोड. और ये नेटिव कोड फिर आपका CPU एग्जीक्यूशन करेगा. और ये है एक्चुअली पेज की या .NET के एक सिंपल से एप्लीकेशंस का एग्जीक्यूशंस की लाइफ साइकिल, कि कैसे आपका एक पेज कैसे रन होता है. सो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं ये डायग्राम के बाद कि कोई भी पेज कितनी बार कंपाइलेशन होता है? 2 बार. सबसे फर्स्ट टाइम कंपाइल होगा तो MSIL कोड जनरेट होगा और सेकंड टाइम कंपाइलेशन के बाद नेटिव कोड जनरेट होगा. ठीक है, अब वापस क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये 2 बार कंपाइलेशन प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? क्या सिंगल कंपाइलेशन प्रोसेस से ये चीज नहीं हो सकता है? तो नहीं हो सकता है. रीजन मैं बताता हूं कि सपोज जो VB.NET का कोड है या C# का हम फॉलो करें, चलो C# का, मैंने C# के अंदर में मैंने 1000 लाइन का कोड लिखा है. ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है 1000 लाइन का कोड लिखा है. ठीक है, अब इसी 1000 लाइन के कोड को यदि मैं कंपाइल करता हूं तो मुझे कितना लाइन का कोड मिलेगा वापस से MSIL के अंदर में? 1000. ठीक है, 1000 लाइन मैंने कोडिंग लिखी थी, 1000 का मेरे को MSIL कोड मिला है. लेकिन अभी मुझे जस्ट 1000 में से जस्ट 300 लाइन का ही कोड की रिक्वायरमेंट है, बाकी 700 लाइन की मेरी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं. तो ये जो GIT कंपाइलर है ये वाला, वो इतना स्मार्ट है कि जितने कोड की आपकी रिक्वायरमेंट है उतने कोड को ही वो कंपाइल करेगा. सो आपको जस्ट यहां पे कितना मिलेगा? 300. बाकी का रिमेनिंग 700 लाइन को वो स्किप कर देगा. क्लियर? आया समझ में? यही उसका मेन पर्पस है GIT कंपाइलर का. सॉरी,
हाँ, तो पहले से 300 लाइन लिखी हो और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 300 में से 100 की है, 50 की है, 200 की है, जितना आप उसको बोलोगे उतने हिसाब से वो उतने नंबर ऑफ लाइन को ही वो कंपाइल करेगा, जीआईडी कंपाइलर। इसलिए उसका नाम दिया हुआ है जस्ट इन टाइम। जितना टाइम के बेसिस के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी उसके हिसाब से ही वो काम करेगा, बाकी की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे 300 लाइन लिखो ना, ठीक है, और 300 लाइन की रिक्वायरमेंट आपकी फुल ही है, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, ओके, चलो आपका प्रॉब्लम भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन या मॉड्यूल यूज किया है तो प्रोग्राम में, तो उसके भी तो नंबर ऑफ लाइंस होगी ना यहाँ पे। वो फंक्शन और वो मॉड्यूल में भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे प्रोग्राम में भी हो या किसी और प्रोग्राम में होगा जहां से मैं कॉलिंग भी कर रहा हूं अपने प्रोग्राम से, तो उसकी भी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे आएगी। आया समझ में? हाँ, चलो आपका डाउट और क्लियर करते हैं। आप मेरे को ये बताओ, सी के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है, तो सी के हिसाब से यदि मैं 5 लाइन का कोड लिखता हूं उसके बाद मुझे क्या करना होता है कंपाइल करने के लिए? कंपाइल करने के लिए कौन सी की प्रेस कर रहा हूं? ऑल्टर F9, राइट। मैंने कितनी लाइन का कोड लिखा है? 5 लाइन का। मुझे वो नंबर ऑफ लाइंस वहां पे बताता है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ एरर्स, नंबर ऑफ वार्निंग बताता है ना? हाँ, उसमें क्या मेरे को वो 5 बताता है नंबर ऑफ लाइन? हाँ, बताता है? नहीं बताता, चेक करिएगा। देखो, आप 5 लाइन भी लिखोगे ना तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि 5 लाइन है, वो बताएगा 15 है, 20 है, 25 है, उतनी नंबर ऑफ लाइन कंपाइल। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब वहां पे तो वो इतनी नंबर ऑफ लाइन को कंपाइल कर रहा है, लेकिन मैंने तो सिर्फ 5 ही लाइन लिखी है, तो वो 5 बताना चाहिए ना, तो उसकी जगह वो इतनी नंबर ऑफ लाइंस वो लाता कहां से? हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही कि वो हेडर फाइल के सारे फंक्शन को भी कंपाइल कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे भी सेम सिस्टम फॉलो हो रही है। इसलिए आपने जो 1000 लाइन कोड लिखी है, आप 300 की बात कर रहे हो, तो वो आपका कोड है 300 का, लेकिन उसने तो सारे लाइब्रेरी फाइल्स को भी तो कंपाइल किया ही होगा ना वहां पे, इसलिए नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो रही है वहां पे। आया समझ में? हाँ हाँ, और सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूं कि सपोज जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं कि 1000 लाइन लिखी है, 1000 को वो एमएसआई में कन्वर्ट करता है, उस पर जस्ट 300 की मेरी अभी रिक्वायरमेंट है, मेरे को 300 700 लाइन अभी नहीं चाहिए, जिसको मैं बाद में रेफरेंस में यूज करूंगा, तो 300 लाइन को जस्ट कंपाइल करके आपके सामने एग्जीक्यूशन कर देगा। और वो इसीलिए बाकी सारे कंपाइलर से वो फास्टर है, क्योंकि उसको जस्ट कंपाइल कितना करना है? 300 1000 की जगह पे, इसलिए आपका वहां पे आउटपुट स्पीडली आएगा। क्लियर? सो इनकेस हमें पूछते हैं कि जस्टिफाई जीआईडी कंपाइलर इज फास्टर देन नॉर्मल कंपाइलर, तो वहां पे आपको ये सारे स्टेप्स और प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन देना है। क्लियर? हाँ, वो हम इंस्ट्रक्शन देंगे ना कंपाइलर को, हम बताएंगे कि कितना लाइन चाहिए, ये जो है ना ये प्रोसेस हम बताएंगे, ये वाला। हाँ, बाकी तो वो अपना मैनेज कर लेगा यहाँ तक। हाँ, ये हम बताएंगे, बाकी तो वो अपना भी कर लेगा वहां से, इसके हमको टेंशन नहीं है उस चीज का। क्लियर सबको? हाँ, गुड, चलो, सो आगे चलते हैं। द गोल्स ऑफ सीएलआर, या फिर बोल सकते हैं फीचर्स या एडवांटेजेस या प्रोन्स, क्या आप सीएलआर के अंदर में कर सकते हो उसके बारे में।
सबसे फर्स्ट लिखा है सिक्योर एंड रोबस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। दैट मीन्स जिस एनवायरनमेंट का मतलब होता है योर प्लेटफॉर्म, किस एनवायरनमेंट सिस्टम के अंदर में आप काम कर रहे हो वो सिक्योर्ड ही होगी। कैन सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट प्रोसेस, काफी हद तक वो खुद मैनेज कर रहे हैं विजार्ड के फॉर्म में, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जरा जस्ट नेक्स्ट 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 करते जाओ, सारी प्रोसेस वो खुद डेवलप कर लेगा वहां से। देन थर्ड इज अ मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, जैसे मैंने अभी बताया था ना 18 लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, तो आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर में आप कोडिंग कर सकते हो, इट्स अ मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज अ सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट एंड सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट। जस्ट विजार्ड के फॉर्म में ही आपको नेक्स्ट करो, आपका डिप्लॉयमेंट पैकेज भी क्रिएट हो जाएगा, तो उसी डिप्लॉयमेंट पैकेज का इंस्टॉलेशन करोगे तो वापस से वो परफेक्टली इंस्टॉल भी हो जाएगा सिस्टम के अंदर। क्लियर? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, हम आज यहां पे ही रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 आवर्स होगा है, किसी और का क्लासेस भी अवेलेबल होगा वहां पे, सो आपको वो भी चलना जाना होगा। सो जस्ट वेट, जब तक मैं आपकी एटेंडेंस फिलअप नहीं कर लेता हूं।